आप सुन रहे हैं रेडियो रिपब्लिक। नमस्कार, ये है रेडियो रिपब्लिक और मैं हूं आपके साथ रुद्राक्ष मिश्रा। यह हमारा पॉडकास्ट है। किसी ने आइडिया दिया कि आप चैनल पर पॉडकास्ट कीजिए। खबरों से मन ऊब सा जाता है, कुछ नया चाहिए। लोग आइडिया देते रहते हैं और मैं हमेशा आपके आइडिया का स्वागत करता हूं। मुझे आपके सोचने का तरीका भी पता चल जाता है। तो आइडिया देने वाला समझा कर गया कि आजकल लोग घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं या सफर में रहते हैं और वीडियो को रेडियो की तरह सुनते हैं। दिल धक से कर गया कि वीडियो पर इतनी मेहनत की जाती है और आप लोग सिर्फ सुनते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके पास कुछ पुरानी यादों को समेटते हुए पॉडकास्ट लाया जाए। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 14 अप्रैल है और आज भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती भी है। हमारा यह पॉडकास्ट खास पत्रकार साथियों के लिए है और आज हम बाबा साहब के पहले अखबार मूक नायक की चर्चा करेंगे। शीर्षक है मूक नायक और दलित पत्रकारिता। पॉडकास्ट का इनपुट बीबीसी हिंदी है और लेखक सुरेश मांगड़े का है। मेरी किताब अंबेडकर इन ब्लैक अमेरिका में बहुत सी ऐसी जानकारियों को खोजा गया है जो पुराने अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में अंबेडकर की विरासत के तौर पर सहेजी जा रही हैं। घरेलू मोर्चे की बात करें तो अंबेडकर ने अपने सामाजिक आंदोलन को मीडिया के माध्यम से भी चलाया। उन्होंने मराठी भाषा में अपने पहले समाचार पत्र मूक नायक की शुरुआत क्षेत्रीयता के सम्मान के साथ की। मूक नायक के अभियान के दिग्दर्शक के लिए तुकाराम की सीखों को बुनियाद बनाया गया। इसी तरह अंबेडकर के एक अन्य अखबार बहिष्कृत भारत का मार्गदर्शन संत ज्ञानेश्वर के सबक से किया करते थे। अंबेडकर ने इन पत्रिकाओं के माध्यम से भारत के अछूतों के अधिकारों की मांग उठाई। उन्होंने मूक नायक के पहले 12 संस्करणों का संपादक किया। इसके बाद उन्होंने अपने संपादन की जिम्मेदारी पांडुरंग भास्कर को सौंप दी। बाद में वे डी घोलप इस पत्र के संपादक बने। मूक नायक का प्रकाशन 1923 में बंद हो जाता है। बंद होने की प्रमुख वजह यह भी थी कि अंबेडकर इस अखबार का मार्गदर्शन करने के लिए उपलब्ध नहीं थे। वो उच्च शिक्षा के लिए विदेश चले गए थे। इसके अलावा अखबार को ना तो विज्ञापन मिल पा रहे थे और ना ही उनके ग्राहकों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि अखबार के प्रकाशन का खर्च निकाला जा सके। शुरुआती वर्षों में राजश्री साहू महाराज ने इस पत्रिका को चलाने में सहयोग दिया। अंबेडकर की पत्रकारिता का अध्ययन करने वाले गंगाधर पंतवाले कहते हैं कि मूक नायक का उदय भारत के अछूतों के स्वाधीनता आंदोलन के लिए वरदान साबित हुआ था। उन्होंने अछूतों की दशा और दिशा बदलने वाला विचार जनता के बीच स्थापित किया। मूक नायक का प्रकाशन बंद होने के बाद अंबेडकर एक बार फिर से पत्रकारिता के क्षेत्र में कूदे जब उन्होंने 3 अप्रैल 1927 को बहिष्कृत भारत के नाम से नई पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। यह वही दौर था जब अंबेडकर का महाद आंदोलन जोर पकड़ रहा था। बहिष्कृत भारत का प्रकाशन 15 नवंबर 1929 तक होता रहा। कुल मिलाकर इसके 43 संस्करण प्रकाशित हुए। हालांकि बहिष्कृत भारत का प्रकाशन भी आर्थिक दिक्कतों की वजह से बंद करना पड़ा। मूक नायक और बहिष्कृत भारत के हर संस्करण की कीमत महज 1.5 आने हुआ करती थी, जबकि इसकी सालाना कीमत डाक के खर्च को मिलाकर केवल 3 रुपए थी। इस दौरान समता नाम के एक और पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ, जिससे बहिष्कृत भारत को नई जिंदगी मिली। उसे 24 नवंबर 1930 से जनता के नए नाम से प्रकाशित किया गया। जनता भारत में दलितों के सबसे लंबे समय तक प्रकाशित होने वाले अखबारों में से एक है, जो 25 वर्ष तक छपता रहा। जनता का नाम बाद में बदलकर प्रबुद्ध भारत कर दिया गया। ये सन 1956 से 1961 का वही दौर था जब अंबेडकर के आंदोलन को नई धार मिल चुकी थी। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि बहिष्कृत भारत असल में अलग अलग नामों से लगातार 33 वर्षों तक प्रकाशित होता रहा। हालांकि आपको बता दें कि बहिष्कृत भारत के लिए लिखने वालों का बहुत अभाव था।
इसका नतीजा यह हुआ कि संपादक को ही अखबार के 24-24 कॉलम भरने के लिए अकेले लिखना पड़ता था। यशवंत अम्बेडकर, मुकुंद राव, डी.टी. रूपबाटे, शंकरराव खरात और बी.आर. कारदेकर ने जब तक मुमकिन हुआ तब तक प्रबुद्ध भारत का संपादन जारी रखा। अखबारों में दलितों की जिंदगी की अगर बात करें तो लेखों में कुछ ऐसे किस्से भी हैं जो अछूतों पर होने वाले जुल्मों या उनके कल्याण के लिए आवश्यक नीतियों के बारे में बताते हैं। अंबेडकर पूरे दमखम से सामाजिक और राजनीतिक मंचों पर सरकार और राजनीतिक दलों की नीतियों के बारे में टिप्पणी करते थे। उनकी पत्रकारिता के लेख में हमें अंबेडकर के विचारों की व्यापकता को खुलकर समझने का मौका मिलता है। अंबेडकर बेहद गंभीर लेखक हैं और बड़ी ऊंची पायदान के दार्शनिक भी। उनके समाचार पत्रों में दलित स्वतंत्रता के चित्र पहले पन्ने पर छपते थे। इन अखबारों में दलितों की जिंदगी के तजुर्बे कलाकृतियों के तौर पर भी जगह पाते थे। बहिष्कृत भारत के 15 जुलाई 1927 को प्रकाशित संस्करण में अंबेडकर ने उन ब्राह्मणों को चुनौती दी जिनकी शिक्षण संस्थानों में नुमाइंदगी सबसे ज्यादा थी। मिसाल के तौर पर मुंबई क्षेत्र में उच्च शिक्षा को लेकर हुए सर्वे में पता चला कि इनमें पढ़ने वाले हर 2 लाख छात्रों में से 1000 ब्राह्मण थे, जबकि अछूत छात्र एक भी नहीं थे। ये दलितों के लिए बहुत ही निराशाजनक था, जहां सरकारी नीतियां यह सुनिश्चित करती थीं कि पिछड़ी जात के लोगों की इस शिक्षण संस्थानों में नुमाइंदगी उनकी आबादी के अनुपात में कम ही रहे। पत्रकारिता हमेशा से ही दलित आंदोलनों का अटूट अंग रही है। दलितों की आवाज उठाने वाली ये पत्रकारिता उनकी अगुवाई में चलने वाले सामाजिक और राजनीतिक प्रयासों के समानांतर चलते रहे हैं। अंबेडकर के समय की तरह आज के दौर में भी दलितों के लिए प्रिंट पत्रकारिता में अपने लिए बराबरी का मुकाम बनाने का ख्वाब अधूरा है। आज मुख्यधारा में ऐसा कोई अंग्रेजी अखबार नहीं है जो दलितों और जातियों से जुड़े अन्य मुद्दों पर बाकी भारतीय आबादी से संवाद कर सके। आज मीडिया का कोई संस्थान ऐसा नहीं है जो दलितों की विश्व दृष्टि की नुमाइंदगी का दावा कर सके। तो यह था हमारा आज का पॉडकास्ट। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप अपने विचारों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें लिख सकते हैं। धन्यवाद।